नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फेसबुक, ट्विटर जैसी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी से गाली गलौज करना, बुलिंग करना, किसी का फेक प्रोफाइल बनाना या फिर फेक न्यूज फैलाना अब आसान नहीं होगा। सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़ी समस्याओं के लिए एक शिकायत अपीलीय कमेटी यानी कि GAC का गठन किया है, जो कल से यानी कि 1 मार्च से काम शुरू कर देगी। यहां शिकायत से लेकर उसके निपटारे तक सभी प्रोसेसेस ऑनलाइन होंगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या है GAC का नया कॉन्सेप्ट और कैसे यह काम करेगा। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में GAC कितना कारगर साबित होगा, क्या वाकई से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमानी पर नकेल कसी जा सकेगी, उनकी जिम्मेदारी तय होगी या नहीं, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जितनी तेजी से सोशल मीडिया ने अपने पांव पसारे, उतनी ही तेजी से इससे जुड़ी शिकायतों में भी बढ़ोतरी हुई। लेकिन इन शिकायतों को निपटाने का औजार नहीं होने के चलते सोशल मीडिया ने भी कभी यूजर्स की शिकायतों को निपटाने में तत्परता नहीं दिखाई। लेकिन सरकार इन्हें खुली छूट देने के मूड में कतई नहीं है। सोशल मीडिया की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ग्रीवेंस एपेलेट सिस्टम लाया है, जिस पर आने वाली सभी शिकायतें ऑटोमेटिक GAC यानी शिकायत अपीलीय समितियों के पास चली जाएंगी। फिलहाल GAC 1 मार्च से अपना काम करना शुरू कर देंगी। GAC का काम सोशल मीडिया को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना है। समझते हैं कि आखिर क्या है GAC। दरअसल ये एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल तौर पर ही संचालित होगा। इसमें अपील दायर करने से लेकर फैसले लेने तक की पूरी प्रोसेस डिजिटल होगी। यहाँ यूजर्स अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। GAC को यूजर्स की शिकायत पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के ग्रीवेंस ऑफिसर को एक्शन लेना होगा। अगर यूजर्स को ग्रीवेंस अधिकारी का फैसला ठीक नहीं लगता तो यूजर्स के पास उस फैसले को चुनौती देने का विकल्प होगा। यूजर्स की अपील पर 30 दिनों में समाधान होगा और GAC के फैसले को अंतिम माना जाएगा। यानी अब अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाला कंटेंट, जाति समुदाय से जुड़े आपत्तिजनक कमेंट पर लगाम तो कसेगी ही, साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने वाले या फिर भड़काऊ भाषणों से जुड़े कंटेंट पर भी अंकुश लगेगा। सो अलग समझते हैं कि आखिर GAC की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अभी तक सोशल मीडिया कंपनियों या इंटरमीडियरीज यूजर्स की शिकायतों को या तो अनसुना कर देते हैं या शिकायतों के स्थायी निदान होने में काफी वक्त लग जाता है। कई बार जो निदान होता है उससे यूजर्स संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे में सरकार की ये पहल निश्चित तौर पर यूजर्स के हितों की सुरक्षा करेगी। GAC में 3 समितियां शामिल हैं। इनमें से पहली समिति होम मिनिस्ट्री से जुड़ी है। इसके तहत नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर काम करेगा। वहीं दूसरी समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी है। आखिरी और तीसरी समिति की इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। ये कमेटी सभी मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगी। कमेटी अगर किसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ फैसला जारी करती है तो संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी इस फैसले को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। अगर पैनल किसी शिकायतकर्ता को किसी तरह के मुआवजे से जुड़ा फैसला सुनाता है तो टेक कंपनियों को दिए गए तय समय में मुआवजा देना होगा। फिलहाल GAC सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हद में रखने के साथ यूजर्स के हितों की सुरक्षा करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान आज की चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है कंवलजीत कौर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। कंवलजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं और टाइटल तो आप तक पहुंचा ही हो गया, शिकायत आई तुरंत सुनवाई, ये हमने रखा था। ये जल्दबाजी में तो नहीं रख दिया हमने, या आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो जाएगा? नहीं, एक अच्छा लक्षण है और आपका टाइटल अच्छा है। और सारे जो जिन चीज़ों की शुरुआत होती है उनको समय लगता है। इस बात की शुरुआत आप जानते हैं कि 10 साल पहले 2013 में जुलाई अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई, जब इन कंपनियों को बोला गया कि आप लोगों की शिकायत को दूर करें 48 घंटे में और ज़रूरी मामलों में, बाकी मामलों में 30 दिन के भीतर। 10 साल हो गए और ये अभी तक शिकायत का तंत्र ठीक नहीं हुआ। तो सरकार ने अपने हाथ में जो बागडोर ली है
तो उम्मीद है कि इसमें चीज़ों में सुधार होगा, लेकिन कई चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। पहली चुनौती ये है कि जो सरकारी तंत्र रहेगा, इस तंत्र के आदेश की क्या अहमियत रहेगी कानून के तहत, क्या उसको मानने के लिए ये कंपनियां ड्यूटी बाउंड रहेंगी। दूसरा, क्या शिकायत का जो पूरा निराकरण है वो पूरा एक निश्चित समय सीमा के भीतर होगा जैसा कि कानून के तहत प्रावधान है। तीसरा, इसमें कहीं से ऐसा न हो कि एक गलत तरीके से मिसयूज करके लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को हनन करने का किसी पर्पज से प्रयास किया जाए। और चौथा, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, होम मिनिस्ट्री हो, आईटी मिनिस्ट्री हो, महिला बाल विकास मंत्रालय हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि फ़िलहाल कई सारे टोल फ्री नंबर चल रहे हैं। एक होम मिनिस्ट्री का टोल फ्री नंबर है 155260, एक 1930 है, एक 100 नंबर है, एक 181 नंबर है। तो हमें तीन चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। पहला, टोल फ्री नंबर, दूसरा, इन शिकायत निवारण तंत्र की सफलता, और तीसरा, लोगों को साइबर फ्रॉड जैसे मामलों में राहत, जहां पर उनके पास तुरंत उनके फ्रॉड से जुड़े मामले में पैसे वापस आ जाएं। अगर ये तीनों बातें हो जाएंगी तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी शुरुआत है। एब्सोल्युटली, यानी कि शुरुआत अच्छी है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। कमलजीत, आप किस तरह से देख रही हैं इस फैसले को? और कहा जाता था कि एक पैरेलल गवर्नेंस चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, किसी की सुनते नहीं हैं, हर बात पे जो है नियम कायदे को ट्विस्ट करना, उनको मैनिपुलेट करना, ये एक बड़ा इनका शगल हो गया था। आपको लगता है कि कुछ बदलेगा इससे? देखिए, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, जैसे हम अगर जायंट्स की बात करें, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके अपने नोडल ऑफिसर्स हैं, ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, बट अगर हम आम जनता की बात करें तो वो इसे एक लेटर बॉक्स की तरह यूज कर पा रहे हैं। वो अपनी शिकायत तो दर्ज करते हैं, लेकिन उसके आगे उनका कुछ समाधान नहीं होता। सो ये जो भी एक स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट का, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। एटलीस्ट अब यूजर के पास एक प्लेटफॉर्म है जहां वो जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अभी तक बहुत बार यूजर्स जाते थे, इन इंटरमीडियरीज के पास अपनी शिकायत करते थे, बहुत सारी हेट स्पीचेस होती हैं, साइबर बुलिंग होती है, कई बार तो एब्सोल्यूट इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं जिनकी शिकायतें इंटरमीडियरीज के पास जाती हैं, लेकिन ये उसे या तो सुनते ही नहीं हैं, यहाँ पर उस पर इतना टाइम लगा देते हैं कि यूजर गिव अप कर देता है। इस तरीके से जब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आएगा, यूजर को पता होगा कि कहाँ वो अपनी अपील दर्ज करा सकता है, और ये एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। अगर मैं अपनी व्यूज देना चाहूँ इस पे, तो जैसे कि मैं अभी हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट बता रहे थे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आनी भी पड़ेगी इनिशियली। सो जब यूजर्स दर्ज करेंगे, हो सकता है कुछ शिकायतें उनकी वैलिड ना हो, कुछ ऐसा होगा जब हम भी प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे, कई शिकायतों का 30 दिन के अंदर समाधान नहीं हो पाएगा, बट ओवरऑल बहुत सारी लर्निंग के साथ ये स्टिल बहुत ही अच्छा स्टेप है, जहां हमें पता है हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि अब तक देखिए कानून तो बहुत है, पहले से ही थे, लेकिन अब तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली आपको इस तरह की शिकायतों के लिए जाना कहाँ है। और अब जो है लगातार जो आईटी नियम हमारे देश में मजबूत हो रहे हैं, उसी के तहत ये एक और जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ अमित दुबे भी जुड़ चुके हैं, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को सर, और तरीका क्या होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि तीन कमिटीज़ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बना के बैठी हुई है, उसके भी अलग अलग विंग्स हैं। क्या एग्जैक्ट तरीका क्या होगा? क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी है आपके पास? देखिए दीपक, कि हर दिन कोई ना कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा था, इंटरमीडियरीज इतने ज्यादा हो चुके हैं और हर प्लेटफॉर्म पे अलग तरह का कंप्लेंट सिस्टम था, तो लोगों को सब चीजें बताना, पता होना बहुत मुश्किल था। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट सिस्टम की जरूरत थी, ट्रिब्यूनल की जरूरत थी जो उसको आगे फोर्स करे, फॉलो करे। और जैसा कि अभी बाकी लोगों ने बताया कि एक्शन नहीं होता था, ये हमेशा से कंप्लेन थी। जब भी हमारी डिबेट इस बात में हुई है कि एक रिपोर्ट तो बनती है हर महीने के अंत में कि इतनी कंप्लेन आई और इस पर हमने रेजोल्यूशन किया, पर यदि रेजोल्यूशन इफेक्टिव देखें तो वो सिर्फ एक ईमेल चली जाती है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा, और उसके बाद कोई कंक्लूजन होता नहीं। तो अब एक ऐसी जो बॉडी है जो इस चीज के लिए गवर्निंग पावर रखे है, पेनल्टीज लगा सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, उसको नोटिस भेज सकती है,
तो एक एंड यूजर के लिए बहुत एम्पावरमेंट मिलता है। अभी एंड यूजर सीधे नोडल एजेंसी से कनेक्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पुलिस के पास जा रहा है तो पुलिस भी बहुत ज्यादा उसकी हेल्प नहीं कर पा रही है, तो बेचारा गिव अप कर देता था। मेरे ख्याल से इस इनिशिएटिव से बहुत फायदा होगा, एक ट्रस्ट बनेगा लोगों का, जो सोशल मीडिया से कई बार भाग जाते थे कि उनके इंपर्सोनेशन हो रहा है, एंटिटी थेफ्ट हो रहा है, तो करें क्या, तो लोग गिव अप करना शुरू कर देते थे। मेरे ख्याल से वो ट्रस्ट आएगा और उससे इनको भी फायदा होगा, इंटरमीडिएट्स को भी होगा, जो अभी तक जितना लाइटली ले रहे थे उनको भी उसमें थोड़ा सीरियसनेस अब आएगी। बॉडीज कैसे काम करेगी, इसमें 3 तरह के प्रोविजंस हैं। पहले तो कंप्लेंट सिस्टम है जो कि किसी को भी क्लासिफाई करेगा कि किस तरह की कंप्लेंट है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उस पर एक्शन कितने दिन के अंदर होना चाहिए, वो उस तरीके से होगा। अभी क्या होता था कि जो कंप्लेंट सिस्टम में हम लोग जो कंप्लेंट डालते भी हैं कि मेरा अकाउंट क्लोन हो गया है, कोई दूसरा चला रहा है, फिर वो जस्टिफाई पूछता है कि ये आप जस्टिफाई कीजिए कि कौन है, और फिर उसके बाद इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है और लोग नहीं क्लासिफाई कर पाते थे सही तरीके से प्रॉब्लम, और वो रिजॉल्व नहीं होती थी। तो मेरे ख्याल से एक जेनरिक सिस्टम जब आ गया है और उसमें आपकी गवर्नमेंट बॉडीज का एंडोर्समेंट साथ में है, तो वो कंप्लेन अब बहुत इफेक्टिव तरीके से रेजोल्यूशन की ओर जाएगी। तो मेरे ख्याल से वो एक एम्पावरमेंट एंड यूजर के लिए मैं सीधे सीधे देखता हूँ। और यदि नहीं होगा तो फिर पेनल्टीज प्रोविजंस भी होंगे कि भाई इतनी जल्दी क्यों नहीं हुआ, और उसका रिकॉर्ड हमारे पास भी, अभी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं, रिकॉर्ड सिर्फ आपने डाला है और इंटरमीडिएट के पास, अब एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी मेंटेन होगा और उस रिकॉर्ड के बेस पर आगे तय की जाएंगी कि इस पर ये कंक्लूजन सही था, ये जो रिस्पॉन्सेस थे वो ठीक थे, या कोई पेनल्टी बनती। बिल्कुल, यानी कि मोटा मोटा अगर आप हमारे दर्शक समझें तो पहले भी शिकायतें होती थी, लेकिन अब जितनी भी शिकायतें हो रही हैं अब दरअसल सरकार की नज़र इन पर होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा सरकार की ओर से कि उन शिकायतों का निपटारा सही तरीके से, संतोषजनक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अमित जी बता रहे हैं कि डेटाबेस पहले इंटरमीडिएरीज के पास होता था, अब उन डेटाबेस को कोई क्रॉस चेक करे ना करे, कई बार होता था, अब लेकिन अब गवर्नमेंट के पास भी होगा। तो एक तरह से पारदर्शिता ज़्यादा अच्छी हो रही है, जवाबदेही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन विराग जी, अभी लास्ट टाइम भी हमारी आपसे बात हो रही थी और ट्विटर पर तो अभी जो ले ऑफ्स हुए हैं वो उन्होंने वही लोग उड़ा दिए हिंदुस्तान से, उन्हीं के ले ऑफ कर दिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सरकार को जवाबदेही दें। तो ऐसे में हम बड़ी मुश्किल से इन कंपनीज को ये समझा पाए थे कि आपका कोई बंदा होना चाहिए हिंदुस्तान में जिसको हम पकड़ सकें अगर कोई हमारी आपसे शिकायत है। लेकिन अगर इस तरह से मनमानी चलती रहेगी तो फिर शिकायतें आती रहें, उनका निराकरण हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है, आपका आदमी नहीं है यहाँ। दीपक जी, जब पिछले साल मस्क ने ट्विटर को लिया था तो उस समय जब डिले हुआ था तो उनका मुख्य कारण ये था कि उनका कहना था कि जो फेक और स्पैम अकाउंट हैं वो 5% से कम होने चाहिए, और उसके बाद उन्होंने अधिग्रहण कर लिया और वो समाचार है कि वो फिर से दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए हैं। सवाल इस बात का है कि ट्विटर में फेक और स्पैम अकाउंट की संख्या में कमी आई या नहीं आई, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा गड़बड़ हो रहा है वो फेक और स्पैम अकाउंट से होता है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में तो 30 से 35% अकाउंट्स फेक हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो पावरफुल लोग थे, सेलिब्रिटीज़ थे, उनके FIR दर्ज हो जाती थी, लेकिन दूसरे लोगों का तो पास कुछ था ही नहीं सिस्टम। तो अब पहली बार ऐसा होगा कि उनकी शिकायतें रिकॉर्ड में आएंगी, और ये बात इस बात से भी जाहिर होती है कि रोजाना करोड़ों साइबर क्राइम हो रहे हैं, लेकिन NCRB के आंकड़ों में उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब शिकायतों का रिफ्लेक्शन होगा, ये एक दूसरी अच्छी बात है। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रॉब्लम में 3 हिस्से हैं, पहला है ग्राहक, दूसरी है कंपनियां, और बीच में सरकार है। तो देखा जाए तो इंटरमीडिएरी कंपनियों की जो जवाबदेही आज भी है, कायदे से उन्हें भारत की कंपनी में शिकायत अधिकारी का नाम, पता, टोल फ्री नंबर, ईमेल ID एक पब्लिक डिस्प्ले में रखना चाहिए। कोई ये काम नहीं कर रहा है और सरकार भी इन कंपनियों से ये सुनिश्चित नहीं करा रही है। तो इसकी वजह से सरकार एक बीच में आकर के शिकायतों को दर्ज करके और उनके पास भेजेगी तो शायद उसका बेहतर प्रभाव पड़ेगा, और इसकी वजह से कोर्ट और पुलिस में भी जो मामले चल रहे हैं उन मामलों का समाधान होगा। लेकिन लोगों की शिकायत का निराकरण करना, प्लेटफॉर्म को साफ रखना, प्लेटफॉर्म को कानून के हिसाब से चलाना, ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी है, और सरकार के आने से ये कंपनियां अपनी कानून पूरा कर सकें, ऐसी मुझे उम्मीद है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इन कंपनियों में 2 तरह के अधिकारी होते हैं।
एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और कंप्लायंस अधिकारी जो नए आईटी रूल्स के तहत हैं। पुराने 3 नियमों के अनुसार इन कंपनियों को डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स की भी नियुक्ति करनी है, क्योंकि जनता अपनी शिकायत दर्ज कराती है ग्रीवांस ऑफिसर के पास और सरकार आदेश देती है डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स के पास। अब इन कंपनियों में डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं या नहीं हमें नहीं पता है, भारत में हैं या नहीं है हमें नहीं पता है। ट्विटर के भारत में 3 ऑफिस थे, 2 बंद हो गए, दिल्ली, बॉम्बे के और बंगलौर का चल रहा है। इन कंपनियों की छटनी के बाद वो शिकायत के लोकतंत्र हैं कि नहीं हैं, ये कानूनी लिहाज से बहुत ज़रूरी है। तो सरकार लोगों की मदद करे, अच्छी बात है, लेकिन ये कंपनियां जो भारी मुनाफा कमा रही हैं कानून का पालन करें, इसको सुनिश्चित कराना भी ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया पर शिकायतों की जल्द सुनवाई के लिए और उसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इंटरमीडिएट्स की सरकार ने एक मैकेनिज्म लेकर आई है और जीएससी से कहा जा रहा है, और अब जो है शिकायतें आएंगी तो उनका समाधान देना होगा, और अगर नहीं दिया तो सरकार की नज़र होगी इंटरमीडिएट्स पर। उसी पर हम कर रहे हैं आज चर्चा। कमलजीत जी, अब एक इशू ये रह जाता है कि शिकायत का स्वरूप क्या हो। अभी तो कहा जाता है कि शिकायत के तो बड़े कई आयाम हैं हमारे देश में, पूरी दुनिया में मैं तो कहूँगा। एक के लिए वो फेक न्यूज़ होता है, दूसरे के लिए कहता है कि नहीं साहब इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इशू इस पूरे उसमें समाया हुआ है। बड़े वृहद फलक पर ऐसा देखा जाए तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया तो पूरी की पूरी, आप एक व्यक्ति के बारे में छोड़ दीजिए, एक समुदाय के बारे में छोड़ दीजिए, एक संस्था के बारे में छोड़ दीजिए, बल्कि पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है। बड़ा इम्पैक्ट है इसका। तो ऐसे में शिकायतों को लेकर कि ये सही शिकायत है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटरमीडिएट्स के लिए भी होता है। तो ऐसे में सरकार क्या रोल निभा सकती है कि डेमोक्रेसी जो है वो बची रहे? सो अभी इस नए रूल में 3 सब कमेटीज होंगी। जो पहली कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आएगी, वो उन कंटेंट को सेग्रीगेट करेगी जो इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटी है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को वो कंटेंट सेग्रीगेट करना पड़ेगा जिसमें किसी भी तरह का कोई कंटेंट है जो किसी क्राइम से रिलेटेड है, या कोई भी वो एक्ट जो इंडिया में या पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में इलीगल माना जाता है। दूसरी कमेटी उस कंटेंट को सेग्रीगेट करेगी जो फेक इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी भी तरीके के रिलीजियस थॉट्स जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या मिस इन्फॉर्मेशन है जो समाज में अलग तरीके की बुराइयां फैला सकते हैं, उन कंटेंट्स को अलग करेगी। और तीसरी हमारी जो सब कमेटी है, वो कमेटी कॉपीराइट और उससे रिलेटेड मैटर्स को, या वो मैटर्स जो पहली 2 कमेटीज के अंदर नहीं आते, उन कमेटीज को मैटर्स को देखेगी। सो सबसे पहला काम होगा इस प्लेटफॉर्म का कंटेंट को सेग्रीगेट करना। क्या वो एक लीगल एक्टिविटी के अंदर आता है, या फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड है। सबसे पहले एक यूजर को अपनी कंप्लेन को सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के पास फाइल करनी पड़ेगी। अगर उसे वहां प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो प्रॉपर एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पोर्टल पर जाएगा और अपनी शिकायत दर्ज करेगा। इसको फर्दर विद इन 30 डेज इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या ये कंप्लेन जेन्युइन थी या फिर इसके अंदर एक फेक कंटेंट था जिसके ऊपर एक यूजर ने कंप्लेन की। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी शिकायत आएगी वो पहले एक बार सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी के पास जाकर आएगी और वहां के रिस्पॉन्सेस और एविडेंसेस के साथ अपलोड होगी। यहाँ पर ये इजी हो जाएगा कि वो देख पाए कि इसके पास क्या एविडेंस है। सो अगर एक यूजर कहता है कि ये फेक इंफॉर्मेशन है तो वो कैसे उसे सपोर्ट कर पा रहा है कि ये फेक है। इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट होगी और यहाँ पर शायद ये आसान हो जाएगा गवर्नमेंट के पास जानना कि क्या यूजर एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेकर आता है, अपील लेकर आता है, या फिर उसका मिसयूज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये तीनों बॉडीज़ का आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे दी कि कैसे कैसे छन के जो है वो शिकायतें जाएंगी, उनको सेग्रीगेशन कैसे किया जाएगा और फिर उनके निराकरण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अमित जी, अब जो बात रह गई थी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट के लिए इंटरमीडिएरीज क्या अपनी जवाबदेही मानती हैं या उनकी जवाबदेही तय करने का कोई मैकेनिज्म है या नहीं, इस पर कुछ क्लैरिटी है सर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इनको जो सेक्शन 79A के तहत छूट मिलती है उसका हमेशा से उस पर सवाल खड़े होते रहे। और जो अभी विराग जी बोल रहे थे कि कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर के रोल थे, ये डिफाइन किए गए थे तीनों अलग अलग।
कई बार तो इनके रोल पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रीवेंस ऑफिसर है जहां कंप्लेन जानी चाहिए, नोडल ऑफिसर वो है जहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट डेटा और मांग सकते हैं, ऐसा डेटा जो किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज होना है, एविडेंस के संग होना है, 65 सर्टिफिकेट के साथ होना है, कोर्ट में एडमिसिबल करना है, तो उसमें नोडल ऑफिसर हेल्प करता है। और जो तीसरा है वो कंप्लायंस है, जो डेटा सिक्योरिटी के लिए कंप्लायंस चेक करेगा कि डेटा जो हमारा है वो सिक्योर है या नहीं है, सिक्योरिटी प्रोविजंस क्या हैं, क्या ऑडिटिंग प्रॉपर हो रही है, क्या सारे सिक्योरिटी टूल्स और प्रोसेसेस इन प्लेस हैं। तो तीनों के अलग अलग रोल थे। अभी क्या था, इनमें तीनों में ही क्लैरिफिकेशन नहीं था। तीनों या तो एक ही बंदा कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट होता था, वो तीनों रोल प्ले कर रहा है, जो कि संभव है ही नहीं क्योंकि तीनों एक्सपेक्टेशंस अलग है। और दूसरी चीज की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वही, क्योंकि वो कई बार एज ए नोडल ऑफिसर एक्ट कर रहा है, कई बार ग्रीवेंस ऑफिसर एक्ट कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं थी। अभी जो कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है इंटरमीडिएरीज के ऊपर क्योंकि वो कंटेंट को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि मैं कोई भी ऐसी पोस्ट डाल रहा हूँ, मेरी पोस्ट सबसे ऊपर दिखाई देगी या बाकी पोस्ट नीचे हो जाएंगी, मेरी प्रायोरिटी पर होगी। ये जो प्रोविजंस हैं, जो कि पावर हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, उसकी वजह से जो एंड यूजर है उसको सीधा इम्पैक्ट हो रहा है। उसको एक डेमोक्रेटिक तरीके से कंटेंट नहीं जा रहा है, उसको इन्फ्लुएंस तरीके से कंटेंट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। विराग जी, कोई ऐसी चीज जो रह गई हो हमारी इस पूरी चर्चा में जिस पर आप कुछ ध्यान आकृष्ट कराना चाहें, क्योंकि आप लगातार इस मामले को कवर भी करते रहे हैं अपने विचारों में, अपने लेखों में, क्योंकि अभी भी एक ट्रस्ट डेफिसिट जो बन गया है कि वाकई में क्या शिकायत निपटारा, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया और स्वाभाविक रूप से इतना कोई छोटा मोटा बात तो ये है नहीं, तो अभी भी शायद हम जैसे लोगों के लिए ये मान पाना बड़ा मुश्किल है कि बिल्कुल ये एक एंड सॉल्यूशन अब मिल गया है। विराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, विराग जी तक आवाज नहीं आ पा रही है। तो कुल मिला के अब यही देखना होगा कि ये अब गवर्नमेंट का जो नया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको प्रोसेस करने और उनके वो शिकायतों के निपटारे का एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बन पाए, इसको सुनिश्चित करने का जो प्लेटफॉर्म आया है, ये इस वक्त विराग जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। विराग जी, कुछ चीज रह गई है सर जो आप जोड़ना चाहें? दो बातें। पहले नंबर पर विवादास्पद चीजें, फेक न्यूज क्या है, हेट स्पीच क्या है, उसकी बजाय 4 बातों पर कमेटी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नंबर 1, जब अकाउंट फेक हो। नंबर 2, जब इम्पर्सोनेशन हो। नंबर 3, जब कोई पोर्नोग्राफी का मामला हो। और नंबर 4, जब आतंकवाद से जुड़ा मामला हो। इन चारों में बगैर विवाद के होना चाहिए। आपका दूसरा सवाल आपने ब्रेक से पहले पूछा था प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी के बारे में, यह एक यक्ष प्रश्न है। युधिष्ठिर ने तो यक्ष प्रश्न का जवाब दे दिया था, लेकिन अगर इन्हें इंटरमीडियरी नहीं माना जाएगा, जैसा कि जीएससी बोलती है सिर्फ प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की कानूनी परिभाषा क्या है? और अगर इंटरमीडियरी नहीं है तो 79A में जो इनका प्रोटेक्शन वो खत्म हो जाएगा और कंटेंट के प्रति इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी, जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों में जो वर्बल जो कमेंट्स होते हैं उसके अनुसार कानून में बदलाव जरूरी है, तभी प्रभावी तौर पर इन कंपनियों पर और फेक जो पूरा एक माहौल है डेमोक्रेसी को क्षतिग्रस्त करने वाला, उस पर सही तरीके से नियंत्रण होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यानी कि जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई, और साथ ही साथ एक बड़ा जो वृहद रूप है जिसको इस पूरे मैकेनिज्म को हैंडल करना है, वो है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक कंटेंट। तो एक बड़ी अप्रोच के साथ अगर कुठाराघात हो पाए इन तमाम एक्टिविटीज, फेक कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन पर, तो हम समझेंगे कि ये सरकार का जो प्लेटफॉर्म है ये कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि सोशल मीडिया का एक शुद्धि यज्ञ है। इसी उम्मीद के साथ कि शुद्ध हो हमारा सोशल मीडिया, उसमें कंटेंट ज्यादा जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित हो, कंपनीज की भी और जो यूजर्स हैं उनकी भी, सबकी, ताकि सब जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ काम करें, तो मुझे लगता है तब बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अमित दुबे, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। कमलजीत कौर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।